नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक। सुबह के 10 बजने वाले और आपके लिए लेकर हाजिर है हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो जी हां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ आपको व्यूज भी मिलेंगे। और सबसे पहले आज बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसके साथ ही बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी पूरे तरीके से तैयार है। इसके लिए आज बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खास निर्देश जारी किए हैं। नामांकन परिसर के अंदर या आसपास भीड़ की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 लोग जा सकते हैं और पूरी नामांकन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो पार्टियों के उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर की है। तो बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना। आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 17 अक्टूबर तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र। 18 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम को वापस ले सकते हैं। 4 नवंबर को शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार और पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सर्वेश, ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जरा बताएं क्या तैयारियां वहां पर है, क्या हलचल? देखिए, चुनाव आयोग अभी थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पे पहले चरण के 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होने हैं। 4 नवंबर तक प्रचार की अवधि रहेगी और आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 18 तक स्क्रूटनी होगा और 20 तक नाम वापसी का समय है। 20 तक जिनको नाम वापस लेना होगा उनकी नाम वापसी वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी के फॉर्म अधूरे होंगे या जानकारियों में गड़बड़ी होगी तो इसके लेकर चुनाव आयोग उनके नामांकन को रद्द कर सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो 17 तक नामांकन की प्रक्रिया है। कल और परसों 2 दिन छुट्टी का दिन है, सैटरडे और संडे, तो 2 दिन नामांकन नहीं होंगे, 11 और 12 तारीख को। इसके अलावा फिर 13 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन किए जा सकते हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। 3 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियां लेकर प्रत्याशी नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावक के साथ कुल 5 लोग ही नामांकन केंद्र के अंदर जा सकते हैं। तो ये तमाम एहतियाती कदम उठाने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक तरह से कहा जाए तो अधिसूचना अब थोड़ी देर में जारी होने वाली है। 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रीति, तो 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये देखना होगा सर्वेश कि आज कौन कौन करता है नामांकन। अगर दिग्गजों की बात की जाए, देखिए आज कोई बड़ा नाम नहीं है नामांकन। जी बोलिए सर्वेश। प्रीति, देखिए आज कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो कि नामांकन करने वाला हो। सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो 14 तारीख को 2-3 नाम ऐसे आ रहे हैं जो कि नामांकन कर सकते हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री राजीव कुमार सिंह हैं जो कि बीजेपी कोटे से साहेबगंज के उम्मीदवार हैं। साहेबगंज से लगातार कई टर्म से वो जीतते आ रहे हैं। मोकामा से बाहुबली विधायक, पूर्व विधायक अनंत सिंह नामांकन करेंगे। वो पिछली बार आरजेडी की टिकट पे उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, वो वहाँ से जीती थी, नीलम देवी। अब पत्नी को इस बार उन्होंने ड्रॉप किया और खुद इस बार चुनाव मैदान में है। तो मोकामा से अनंत सिंह नामांकन करेंगे 14 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो सोमवार से नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी गति पकड़ेगी। आज जो है कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको नामांकन करने की के लिए कहा गया हो, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम ही कई पार्टियों ने फाइनल नहीं किए हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि 12 और 13 तारीख जो है बहुत क्रूशियल है बिहार की राजनीति, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सर्वेश ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल ठीक है सर्वेश, लौट रहे हैं आपके पास। क्योंकि इसी बीच एक और खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल तत्काल प्रभाव से चुनावी मोड में आ चुके हैं और तमाम अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने अब जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार का एनडीए ने मेगा प्लान तैयार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में बिहार को फतह करने की तैयारी है।
तो वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से देखिए प्लान क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन एक मजबूत संदेश देने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 10 चुनावी रैलियां करेंगे, जिनकी संख्या जरूरत पड़ने पर और बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करेंगे। तो ये प्लान है और ऐसे में आप देखिए एनडीए का ये मेगा प्लान है, जिसके जरिए जनता को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, किस तरीके से जनता को साधना है और उसके लिए एनडीए का ये मेगा प्लान, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए इस मेगा प्लान को अगर समझें बिहार चुनाव 2025 के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कार्यक्रम में 10 रैलियां करेंगे और जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई जा सकती है। फोकस रहेगा विकास बनाम वंशवाद, सुशासन बनाम जंगल राज, और हर 3 रैलियों में से एक में नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। दूसरा देखिए, रैलियां उन इलाकों में होंगी जहां एनडीए पिछली बार कमजोर रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को तारेगा पूरे एनडीए को, और एनडीए भी कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास रखता है कि प्रधानमंत्री ही उनको जीत दिलाएंगे। अब आपको बता दें, शाह और राजनाथ और नड्डा की रैलियां होंगी, 25-25 सभाएं, तीनों की 25-25 सभाएं होंगी। अमित शाह सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में, राजनाथ सिंह पश्चिम बिहार और मगध को कवर करेंगे। एजेंडा होगा केंद्र की योजनाएं, आवास, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, विकास की बात करेंगे। उनके सामने रखा जाएगा कि आपके पास क्या नहीं है, क्या मिल सकता है आपको। और देखिए योगी आदित्यनाथ, ये हम हमेशा से इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य स्ट्रैटेजी है उसमें एक हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बड़ा वोट बैंक होता है जो हिंदुत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा है, खुद नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। तो देखिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करेंगे। पोलराइज इसे संभावित करने का फोकस है। हिंदुत्व राष्ट्रवाद आधारित जन संदेश देने की मुहिम यहाँ पर रहेगी। फिर नीतीश कुमार का प्रचार अभियान, 10 अक्टूबर से नीतीश कुमार मैदान में उतरेंगे। रोजाना 4 रैलियां और कई जगह रोड शो करेंगे। एजेंडा है विकास और सुशासन की और सामाजिक सुदृढ़ता की बात करेंगे। लगातार कैसे जंगल राज वर्सेस नीतीश कुमार रहा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भी मंच साझा करेंगे। फिर देखिए कि अब इंडिया गठबंधन में भी यही हलचल है। कांग्रेस और आरजेडी की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी 10 से अधिक रैलियां करेंगे, प्रियंका 5 सभाएं करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे 6 सभाएं करेंगे, तेजस्वी यादव कार्यक्रम की बंटवारे को बाद घोषित होगा। इसी तरीके से पूरा रणनीतिक फोकस भी एनडीए का रहेगा, विकास, सुशासन, स्थिरता, मोदी नीतीश की जोड़ पर जोर रहेगा, और इंडिया का रहेगा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आरक्षण जैसे मुद्दों पर आक्रामक रहने वाला। बिल्कुल आदित्य, और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पूरा मेगा प्लान यहाँ पर बनाया गया है। और सीमांचल की अगर बात करें आदित्य, तो सीमांचल की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रहेगी। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि सीमांचल में 10 रैलियों की बात सामने आ रही है। देखिए सीमांचल वगैरह वो इलाके हैं जहां पर 3 बड़े फैक्टर्स, वहीं वोट चोरी वाला बहुत मामला है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी है, और ये वो इलाका है जहाँ पे एआईएमआईएम भी उतरेगा, तमाम तरीके की बात होगी। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में रहेंगे जहां पर एक मुस्लिम वोट बैंक भी है, जहां पर हिंदू वोट बैंक भी है। कैसे पोलराइज किया जा सके, हमेशा ये देखा जाता है कि किस जगह इस तरह का काम आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं एनडीए का जो मेगा प्लान है, किस तरीके से यहाँ पर रैलियां की जाएगी जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, और अगर बात करें सर्वेश, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा जिस नेता की लोकप्रियता जहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर रैलियाँ की जाती है। अब क्या इस लिस्ट में कई और नाम भी ऐसे सामने आ सकते हैं जो जोड़े जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे नाम हैं। गिरिराज सिंह हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनका नाम हो सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी आजकल सांगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं और राजपूतों को लामबंद करने की कवायद में लगे हुए हैं, वो भी एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं। नित्यानंद राय यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कि इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात सीमांचल की अगर बात करें तो देखिए सीमांचल की अगर थोड़ा समीकरण समझेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके बहुत ज़्यादा हैं। वोट चोरी का मुद्दा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर कांग्रेस
और महागठबंधन ने तमाम माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमांचल इलाके में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मैदान में उतार रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण है कि हिंदुओं का वोट जो है वो पोलराइज हो, एकजुट हो और उसका वोट लिया जा सके। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर ने भी अपने कल 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। सीमांचल में उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, ओवैसी भी सीमांचल पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ वो मुस्लिम उम्मीदवार देंगे। आरजेडी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगाने में प्रशांत किशोर और ओवैसी सीमांचल में कामयाब होंगे और निश्चित तौर पे अगर हिंदुओं का वोट पोलराइज होता है तो ऐसे में आराम से सीमांचल की सीटें एनडीए गठबंधन जीत लेगा और यही वजह है कि योगी को वहां पे मैदान में उतारा जा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी है सर्वेश, और बिल्कुल इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं ये भी देखना होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। क्योंकि इसी बीच एक की बड़ी खबर मिल रही है रायबरेली से, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। गोरखपुर से प्रयागराज ये ट्रेन जा रही थी जिस पर पथराव हुआ है। एसी चेयरकार कोच की खिड़की का शीशा टूट गया है। पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ, ये जानकारी है। और पथराव किसने किया इसको लेकर फिलहाल वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले भी आपने देखा है कि वंदे भारत ट्रेन को ऐसे ही निशाना बनाया गया, लेकिन अब इसके पीछे कौन है, ऐसे कौन उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं ट्रेन को। बड़े हादसे ऐसे में हो जाते हैं, लोग इसमें घायल हो सकते हैं। रायबरेली से ये खबर है जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ है पथराव। और चूंकि बात हम कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, तो उसके पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए के आला सोर्सेस के मुताबिक गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई है और अब किसी तरह का विवाद नहीं है। इस सहमति के आधार पर गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली संयुक्त सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। ये सूची बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, इसके अलावा एचएएम, आरएलएसपी के द्वारा साझा तौर पर जारी की जाएगी, जो कि गठबंधन की एकजुटता का भी संदेश देगी। इसके साथ ही एलजेपी, जिसने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, देर रात सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। चुनावी रणनीति और तैयारी को लेकर इसमें चर्चा की जानी है। और देखिए, कल पूरे दिन बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान रहा और बीजेपी नेता नित्यानंद राय की एलजेपी अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान से मुलाकात हुई और इसके बाद नित्यानंद राय ने कहा कि सब कुछ सकारात्मक है, जिससे ये साफ होता है कि बातचीत सफल रही है। नित्यानंद राय ने यहां पर मुलाकात की है और आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया कि बातचीत सफल रही है। बाद में जानकारी बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को भी दी गई। अब ऐसे में देखिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुन लीजिए। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताइए। तो सीटों पर सहमति बनने के बाद बीजेपी ने अपने हिस्से के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर पूरी कर ली है। तो वहीं देखिए, बीजेपी ने हर सीट पर 3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया है। इस नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी की बैठक होगी। 11 अक्टूबर को बीजेपी का बिहार कोर ग्रुप दिल्ली में बैठक करेगा। 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। फिर 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तैयार है। संभावित सीट बंटवारा, अगर उसका फॉर्मूला हम आपको बताएं, देखिए किस तरीके से आप जानते हैं कि ये जानकारी मिल रही है कि जेडीयू को 103, बीजेपी को 102, एलजेपीआर को 25, एचएएम को 8 से 10 और आरएलएम को 5 से 7 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। ये जो संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया गया है। अब हम टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक सीट जेडीयू को यहां पर ज्यादा मिल सकती है। बीजेपी 102, जेडीयू 103, एलजेपीआर 25, एचएएम 8 से 10, आरएलएम 5 से 7। हालांकि आपने देखा कि
चिराग पासवान की तरफ से 45 से 50 सीटों के करीब मांगी गई थी और ऐसे में एचएम की तरफ से भी यानी कि जीतन राम मांझी की तरफ से भी 20 से 25 सीटें लगातार मांगी गई हैं। लेकिन जो संभावित फॉर्मूला है कि यही फाइनल हो सकता है, अक्षय सारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक तरफ हम बात करें कि संभावित जो फॉर्मूला है कि 103 सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती हैं, 102 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है। अगर हम बात चिराग पासवान की करें तो उनकी पार्टी को 25 सीटें दी जा सकती है, हमको 8 से 10 और आरएलएम को 5 से 7। अब क्या ये जो संभावित फॉर्मूला सामने आया है ये लगभग तय हो चुका है? क्या बातचीत हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा चिराग पासवान की बात कर ले 40 से 45 सीटों की डिमांड वो कर रहे थे, बात हम जीतन राम मांझी की कर ले उनकी भी डिमांड ज्यादा थी। तो क्या सब कुछ हो चुका है? और देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ फाइनल कर दिया गया है और जेडीयू और बीजेपी लगभग एक सीटों के अंदर से चुनाव लड़ेंगी। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में वहाँ एक बार फिर से रहने वाला है। बीजेपी को एक सीट कम मिल सकती है, बीजेपी उसके लिए तैयार भी थी और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की मांग की थी, हालांकि वो कामयाबी उनको अभी मिलती हुई नहीं दिखी है और मुझे लगता है कि उनसे बातचीत बीजेपी आलाकमान ने कर लिया है कि पिछली बार जिस तरह से समीकरण थे वैसे ही रखने का प्रयास है। एलजेपी को 25 से 26 सीटें ये मानी जा रही हैं और 25 सीटों पर लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। बस सिर्फ सीटों के इधर उधर करने का था कि शिफ्टिंग कुछ सीटें चाहते थे चिराग पासवान की, उनको शिफ्ट किया जाए। बीजेपी और जेडीयू के खाते में जो सीटें गई थी उसको वो शामिल करना चाहते थे, हालांकि उस पर भी सहमति बन गई है। ये माना जा रहा है कि आज अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है कि कौन कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अब अपने कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को भी आहूत कर लिया है। खबर आ रही है कि 11 अक्टूबर को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें कि बीजेपी बिहार से जुड़े नेता और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल होंगे और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। एक पैनल जो 3 उम्मीदवारों का है वो उसको तैयार किया जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आहूत की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और उसके बाद फाइनल मुहर प्रत्याशियों पर लगाई जा सकती है। बीजेपी ने उसके लिए भी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। ये संभावित है कि 12 की देर रात या फिर 13 तारीख को पहली लिस्ट बीजेपी बिहार के लिए अपनी जारी कर सकती है। तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही हैं क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले चरण का जो नामांकन है वो प्रक्रिया है। इसके अलावा 18 तारीख तक ये माना जा रहा है कि सब कुछ करना है, तो 17 से पहले ये चीजें गणित बिछाई जाएंगी। माना जा रहा है कि 12 की रात या 13 तारीख की सुबह तक 10-11 बजे तक हर हालत में पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर देगी। ठीक है, और पहले ही चरण की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।